महासागरों में कई प्रकार से महासागरीय जलधाराएं चलती हैं। इन जलधाराओं को समझने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। ठीक है, इस क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार की जलधारा कहाँ पर चल रही है, ठीक, और कहाँ से कहाँ उसका प्रभाव होता है, कौन सी ठंडी जलधारा है और कौन सी गर्म जलधारा है, ठीक ना। तो उनको समझने से पहले हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं, ठीक। जैसे कि एक होता है प्रवाह, ठीक ना, ड्रिफ्ट। प्रवाह से संबंधित क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, पूछ लेता है। तो प्रवाह को समझना बहुत ही क्या है, जरूरी होता है, ठीक है। देखिए, जब कोई भी जलधारा, ठीक है, वायु के प्रभाव में आकर के मंद मंद बहना शुरू कर दे, कोई भी जलधारा क्या करे, वायु के प्रभाव में आकर के मंद मंद बहना शुरू कर दे, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रवाह बोलते हैं, ठीक। इसकी विशेषता ये है कि यह महासागरों के सिर्फ सतह पर ही देखने को मिलती है, अधिक गहराई से इसका कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ हम लोग देखेंगे क्या, धारा, ठीक ना, करंट। धारा क्या होता है, किसी निश्चित दिशा में और निश्चित सीमा तक जल का प्रवाह हो तो उसको धारा बोलते हैं, ठीक। इसका वेग प्रवाह से थोड़ा तेज होता है। निश्चित सीमा में, निश्चित दिशा में जल का प्रवाह, महासागरीय जल का प्रवाह क्या बोला जाता है, धारा बोला जाता है, ठीक है। और एक होती है विशाल जलधारा, विशाल जलधारा, ठीक ना, इसी को बोलते हैं स्ट्रीम। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। विशाल जलधारा यानी कि स्ट्रीम, आप याद रखिए, स्ट्रीम का तात्पर्य ये होता है कि ऐसी महासागरीय जलधारा जो नदियों के जल के समान बहे, निश्चित दिशा में नदियों के जल के समान क्या होती है, ये बहती है, ठीक। इसका भी वेग थोड़ा तेज होता है। बात समझ में आ रही है। अब आगे हम लोग ये समझेंगे कि जलधाराएं उत्पन्न किस प्रकार से होती हैं, इनका कारण क्या है और इनका प्रभाव क्या है, ठीक, और कौन से ऐसे कारक हैं जो जलधाराओं की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक ना। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या, जलधाराओं की उत्पत्ति के कारक। जलधाराओं की उत्पत्ति के कारक हमें क्या करना है, इसमें पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए, जो सबसे पहला कारक है, ठीक है, वो होगा क्या, तापमान। ध्यान से और इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल क्या करना है, समझना है, ठीक ना। तापमान के बारे में समझिए कि अगर तापमान ज़्यादा होगा, तापमान अगर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो तापमान के ज़्यादा होने की वजह से जो जल है, जल का घनत्व तो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। भाई लिक्विड का तापमान ज़्यादा होता है तो लिक्विड ऊपर होता है ना, फैलता है ना। तो अगर तापमान ज़्यादा हो तो घनत्व तो क्या होगा, कम होगा, और जहाँ का तापमान कम होगा वहाँ का घनत्व तो क्या होगा, अधिक होगा, ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ें क्या करना है, इसको समझना है, ठीक ना। ध्यान दीजिए, ठीक है, कि अगर किसी भी जगह का तापमान क्या हो, कम हो, और जहाँ का तापमान ज़्यादा होगा, ठीक है, तो जलधारा क्या करेगी, जो तापमान कम होने से घनत्व तो ज़्यादा हो जाएगा, तो उधर से फिर कम, ज़्यादा घनत्व से कम घनत्व की तरफ चलेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। दूसरा चीज़ लवणता, ठीक ना। लवणता देखिए, लवणता में क्या चीज़ें हैं कि अगर महासागरीय जलधाराएं क्या होती हैं, मतलब महासागर तो खारे होते हैं, लवणता होती है उनमें, लेकिन हो क्या कि अगर किसी महासागर का या किसी क्षेत्र का जो लवणता होगी वो अधिक होगी, तो लवणता अधिक है, इसका मतलब वहाँ का घनत्व भी क्या है, अधिक है। तो अधिक घनत्व से कम घनत्व की तरफ जलधाराएं क्या करेंगी, चलेंगी। क्लियर हुआ, ठीक ना भाई। अगर लवणता ज़्यादा होगी तो घनत्व तो कम होगा, ये बात सही है ना, ठीक ना। इसे
1 गिलास पानी में आप 1 चम्मच नमक डाल के घोल दीजिए, ठीक है, और आधे गिलास पानी में आप क्या करिए 1 चम्मच नमक डाल के घोल दीजिए, ठीक। तो ज़्यादा नमकीन कौन होगा? आधा गिलास वाला ना, ठीक। उसके बाद और क्या कारण हैं जिनकी वजह से जलधाराओं की उत्पत्ति होती है? वायुमंडलीय दबाव, वायुमंडलीय दबाव, वायुमंडलीय दबाव की वजह से भी जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। देखिए, महासागरों की सतह पर जब वायुमंडलीय दबाव, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा होता है तो वह जल की सतह को दबा देता है, तो वहाँ का जो जल की सतह होती है वो नीचे हो जाती है। तो ऑब्वियसली अगर जल की सतह कहीं पर नीचे हो गई तो उसके बगल वाला जो जल होगा वो उसकी तरफ आएगा, है ना। तो एक कारक क्या है? वायुमंडलीय दबाव भी है। जो अगला कारक है वो पृथ्वी का परिभ्रमण। परिभ्रमण को क्या बोलते हैं? घूर्णन भी हम कहते हैं। पृथ्वी का परिभ्रमण यानी कि अपने अक्ष पर घूमना, घूर्णन करना। देखिए, पृथ्वी पर समस्त रूप से अगर हम बात करें तो जो स्थल हैं और जो जल हैं वो एक समान तो नहीं है, अलग अलग है। तो जब पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व, ठीक है, तो जलधाराओं की उत्पत्ति होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से स्थल रोटेट कर जाते हैं ठोस होने की वजह से जलखंड उस हिसाब से रोटेट नहीं करते हैं, गति में नहीं आते हैं, जिसकी वजह से जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। क्लियर है? अगला जो कारण है वो है वायु, ठीक है। वायु का मतलब कि हम पवन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पवन की। कभी कभी ऐसा होता है कि पवनों के वेग के कारण भी जलधाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। पवनों के वेग के कारण भी क्या होती है? जलधाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक ना। जैसे कि पछुआ पवन प्रवाह, ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में पछुआ पवन हम देखते हैं। व्यापारिक पवनों की वजह से क्या होता है? विषुवतीय जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। ये सब कुछ हम लोग क्या करेंगे? अभी समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो ये सारे कारण हैं। इन कारणों के अलावा, ठीक है, और भी बहुत से कारण हैं। जैसे कि एक और कारण आप यहाँ पे लिख सकते हैं, घनत्व। घनत्व हमने आपको बताया ही हर तरीके से, तापमान में भी घनत्व, लवणता में भी घनत्व, वायुमंडलीय दबाव भी, सब कुछ। तो घनत्व कहीं का अगर क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है, और कहीं का घनत्व क्या होगा? कम होगा। तो ज़्यादा वाले से कम की तरफ क्या करेगा? दौड़ेगा, ठीक ना। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें हैं। इन चीज़ों को समझने के बाद अब हम लोग ये समझेंगे कि दुनिया के किस महासागर में, किस हिस्से में किस प्रकार की और कौन सी जलधारा बह रही है। क्लियर है? इतना कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो अब हम क्या करेंगे? इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। दुनिया भर के महासागरों में जो चलने वाली जलधाराएं हैं, इन जलधाराओं को हम लोग एक एक करके क्या करेंगे? समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि देखिए, हम लोगों ने अभी जाना कि जलधाराएं उत्पन्न क्यों होती हैं, ठीक है। जलधाराओं की उत्पत्ति का कारण क्या होता है, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग कि धीरे धीरे एक एक महासागर की जलधाराओं को हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे, समझेंगे, ठीक ना। देखिए, सबसे पहले हम लोग अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को देखते हैं, ठीक ना। अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये है आपका अटलांटिक महासागर, एस के आकार का है। इसको अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं, है ना ये चीज़, ठीक। ध्यान दीजिएगा, हम ये भी जानते हैं कि विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, उष्ण प्रदेश है। तो विषुवत रेखा पर जितनी भी महासागर का क्षेत्र पड़ रहा है वहाँ का पानी क्या होगा? गर्म होगा, ठीक। तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि विषुवत रेखा पर पड़ने वाले महासागर का जो क्षेत्र होगा वह क्या होगा? गर्म होगा, ठीक है। तो उत्तर की तरफ उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा और दक्षिण की तरफ दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, ठीक है। और
तीनों ही महासागरों की, ठीक है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, तीनों ही महासागरों में ये जलधाराएं पाई जाएंगी, ठीक ना। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे, एक गर्म जलधारा है, ठीक है, जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ठीक है, और व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आकर के उत्पन्न होती है, ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम से पूर्व की तरफ इसका क्या होता है, प्रवाह होता है। इसको बोलते हैं क्या, उत्तरी विषुवतीय जलधारा, ठीक ना, उत्तरी विषुवतीय जलधारा, उत्तर की दिशा में, ठीक। ध्यान से आप समझिए, ये जलधारा जब उत्तरी गोलार्ध में आती है, ठीक है, और दाहिने घूमती है, तो होता क्या है कि यहाँ पे ये अमेरिका का भाग है फ्लोरिडा वाला, ठीक है, और ये है कैरेबियन सी, ठीक ना। तो उत्तरी विषुवतीय जलधारा जब यहाँ आती है तो इसको फ्लोरिडा जलधारा के नाम से जानते हैं। चूँकि यह जलधारा गर्म है तो इसी जलधारा का अगला भाग क्या है, फ्लोरिडा जलधारा, तो ये भी क्या है, गर्म जलधारा है। क्लियर हुआ इतना, ठीक ना। यही फ्लोरिडा जलधारा जब आगे बढ़ती है तो इसको गल्फ स्ट्रीम जलधारा के नाम से जानते हैं, और ये भी क्या है, गर्म जलधारा है, ठीक। लेकिन पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर के ये जलधारा फिर इधर से इधर घूमती है। पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर के ये जलधारा इधर घूमती है, तो इसी को बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। क्या बोलते हैं इसको, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ठीक ना। ये भी क्या है, गर्म ही जलधारा है। ध्यान दीजिएगा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जब यहाँ आता है तो कई शाखाओं में बट जाता है, जिसमें से एक प्रमुख शाखा है जो बिस्के की खाड़ी में आती है। फ्रांस और स्पेन के पास बिस्के की खाड़ी है, ये जलधारा यहाँ पे बिस्के की खाड़ी में आगे बढ़ जाती है, और भी जलधाराएं आगे बढ़ती हैं, लेकिन ये जलधारा जब बिस्के की खाड़ी में आती है तो इसको बोलते हैं रेनेल जलधारा, रेनेल जलधारा, रेनेल, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। तो रेनेल जलधारा क्या है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का ही एक भाग है, ठीक, जिसको कि पछुआ पवन प्रवाह इसी को बोला जाता है। क्लियर हुआ इतना, ठीक। अब देखिए, चूंकि ध्रुवों पर अगर हम बात करेंगे, जो जो ध्रुव हैं, ठीक है, ये पूरा क्या है, ठंडा प्रदेश है, और ये भी क्या है, दक्षिणी ध्रुव पर भी ये भी ठंडा प्रदेश है। बात समझ में आ रही है ना, बोलिए। तो ध्रुवों पर बर्फ जमी है तो यहाँ का पानी भी ठंडा होगा, तो ठंडे होने की वजह से इसका जो प्रवाह है वो इधर से इधर की तरफ होता है। तो इधर से जो जलधाराएं आती हैं, एक है लेब्राडोर की जलधारा, ठंडी जलधारा है, और एक है ग्रीनलैंड की जलधारा, ये भी क्या है, ठंडी जलधारा है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी जलधारा गर्म है और कौन सी जलधारा ठंडी है। अब इसमें आप ध्यान दीजिए भाई, ये जो लेब्राडोर की जो जलधारा है, यह जब गल्फ स्ट्रीम से मिलती है, लेब्राडोर जलधारा किससे मिलती है, यहाँ पर जब गल्फ स्ट्रीम की जलधारा से मिलती है, ठीक ना, न्यू फाउंडलैंड के पास में, ठीक है, न्यू फाउंडलैंड के पास में, नोट कर लीजिएगा कि जब न्यू फाउंडलैंड के पास में जब लेब्राडोर से मिलती है तो गर्म जलधारा मिली और ठंडी जलधारा मिली। तो गर्म और ठंडी जलधाराओं का जब मिलन होता है तो प्लैंकटन का निर्माण होता है। प्लैंकटन मछलियों का एक घास है, मछलियाँ इसको खाने के लिए यहाँ पे आती हैं, ठीक है, और यहाँ पर बहुतायत मात्रा में मछलियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो यही क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, बैंक बनता है, ठीक है, क्लियर हुआ, जिसको ग्रैंड बैंक के नाम से जानते हैं, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर एक बैंक बनता है जिसको डागर बैंक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आर्थिक भूगोल में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जलधाराओं में क्या है, एक जलधारा इधर से इधर की तरफ चलती है जिसको कि कनारी जलधारा बोलते हैं, ठीक है। कनारी जलधारा कहाँ से कहाँ तक चलती है, जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको नोट कर लीजिए कि जो कनारी जलधारा है, कनारी जलधारा मडेरिया से लेकर के यहाँ केप वर्डे पड़ता है, तो मडेरिया से केप वर्डे तक चलती है। यहाँ पर एक जगह है, इसका नाम है मडेरिया, और यहाँ पर है केप वर्डे,
ठीक है। तो कनारी जलधारा क्या करती है कि मडेरिया से केप वर्डे के बीच चलती है। कनारी एक ठंडी जलधारा है और जब आगे बढ़ती है तो उत्तर विषुवतीय जलधारा में आके मिल जाती है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर की सभी जलधाराओं के बारे में जानकारी हो गई, ठीक ना। एक बात आप और ध्यान देंगे, ठीक ना, कि जब लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम जलधारा मिलती है, ठीक ना, लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम जब जलधारा मिलती है तो यहाँ न्यू फाउंडलैंड के आसपास में बहुत कोहरा हो जाता है, जिससे जहाज़ों का आवागमन भी प्रभावित होता है, यातायात बाधित हो जाता है। भाई ठंडा और गर्म जलधारा मिलेगा तो कोहरा बनेगा ही, क्लियर है। तो इससे आवागमन क्या होता है, प्रभावित होता है, ठीक। अब बात करेंगे हम लोग दक्षिणी अटलांटिक महासागर की। जिस तरीके से उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तर विषुवतीय जलधारा चलती है, उसी तरीके से इसमें भी क्या होती है, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा चलती है। दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, ठीक ना, ये भी गर्म जलधारा है। और ब्राज़ील के तट पर जब यह आती है तो इसी को ब्राज़ील जलधारा के नाम से जानते हैं। ये भी क्या है, गर्म जलधारा है। इधर अंटार्कटिका से चूँकि यहाँ का पानी ठंडा है, यहाँ से एक पानी का प्रवाह इधर होता है, जल का प्रवाह जो है इस साइड होता है, तो इसको बोलते हैं फाकलैंड की जलधारा। और यह ठंडी जलधारा है। देखिए ध्यान दीजिए, अगर ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ चल रही है तो वह ठंडी जलधारा होगी, ठीक ना। और उसी तरीके से ये दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है, तो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर एक जलधारा चलती है बेगुएला। ये भी ठंडी जलधारा है और इधर पानी ठंडा है, इसके प्रभाव से ये उत्पन्न होती है, बेगुएला जलधारा, क्लियर है। एक क्वेश्चन आता है कि बेगुएला जलधारा की वजह से ही नामीबिया के मरुस्थल में कोहरा छा जाता है। आप देखें मरुस्थल में कोहरा कहाँ से आ गया, तो ध्यान दीजिएगा कि बेगुएला एक ठंडी जलधारा है और इसके प्रभाव में आकर के मरुस्थलों की जो गर्मी होती है उसकी वजह से वो नामीबिया के मरुस्थल में क्या होता है, कोहरा छा जाता है, ठीक ना। तो आप इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो अटलांटिक महासागर की ये रही कुछ जलधाराएं, ठीक ना। अब हम लोग बढ़ेंगे हिंद महासागर की तरफ। हिंद महासागर की तरफ जो जलधारा चलती है, सबसे पहले यहाँ से इधर की तरफ ये दक्षिण पश्चिम मानसून होता है और यह क्या होता है, गर्म होता है। चूँकि विषुवत रेखा से इधर चल रहा है तो दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है, यही होता है जो भारत पहुँचता है। फिर इधर की तरफ, ठीक है, विषुवत रेखा से दक्षिण की तरफ, ठीक है, यहाँ पर जो है दक्षिणी विषुवतीय जलधारा चलती है, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, ठीक है। और इसी का प्रभाव ये होता है, ठीक। तो दक्षिणी विषुवतीय जो जलधारा होती है यह आती है तो यहाँ ये जो है मेडागास्कर है, एक द्वीप पड़ता है यहाँ पर मेडागास्कर। ये जलधारा आती है तो दो भागों में डिवाइड हो जाती है। तो मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में जो जलधारा होती है गर्म जलधारा है, चूँकि इसी का ये क्या है, विस्तार है, तो ये जो जलधारा है इसको बोलते हैं मोजाम्बिक जलधारा। और मेडागास्कर के पूरब दिशा में जो जलधारा बहती है वो होती है अगुल्हास जलधारा, ठीक है। और एक और जलधारा वहाँ बहती है मालागासी, ठीक। अब देखिए ध्यान से, पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, चूँकि ये जलधारा क्या करती है, इधर से इधर की तरफ चलती है, ठीक है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये पूर्वी भाग और ये पश्चिमी भाग, ठीक ना। तो ये जलधारा इधर से इधर की तरफ चलती है और ये भी क्या है, एक ठंडी जलधारा है। बस समझ आ रही कि नहीं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिए। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा क्या है, हिंद महासागर की एक ठंडी जलधारा है। तो हम लोगों ने समझ लिया अटलांटिक महासागर को भी और हिंद महासागर को भी। अब हम समझेंगे प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में। तो जो प्रशांत महासागर की जलधारा है, ठीक है, जो इधर से इधर की तरफ चलती है, विषुवत रेखा से किधर चलती है, जापान की तरफ, ठीक है। और जापान के क्षेत्र में आकर के इसको सुशिमा जलधारा के नाम से भी जानते हैं और इसका नाम क्या है, क्यूरोशियो जलधारा। ये क्यूरोशियो पूरा एक सिस्टम है जिसमें कई प्रकार की चीज़ें हैं जिसको बताएंगे हम। तो ये क्या है, क्यूरोशियो जलधारा, ठीक ना। क्यूरोशियो जलधारा जब आगे बढ़ती है
तो जापान के क्षेत्र में आकर के क्या होता है, इससे टकराती है क्यूराइल। क्यूराइल एक ठंडी जलधारा है और क्यूरोशियो एक गर्म जलधारा है। यहाँ पर जब फिर ये दोनों मिलते हैं तो कोहरा बनता है, प्लैंकटन का निर्माण होता है, क्योंकि हमने बताया कि ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा जब मिलेगी तो क्या होगा, प्लैंकटन का निर्माण होगा, ठीक है, जो कि मछलियों के खाने का क्या होता है, बहुत ही उपयुक्त होता है, भोजन होता है। क्लियर हो गया। जापान सागर से चलने वाली क्यूराइल की ही एक शाखा है जिसको कि आयोशियो के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आयोशियो और क्यूरोशियो, ठीक है, आयोशियो को क्यूराइल भी कह सकते हैं, ठीक ना, और इसी को कमचटका के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हाँ, जापान में इसको कमचटका बोला जाता है। तो आप ये बात क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक। तो ये हो गया प्रशांत महासागर का इधर ये वाली जलधाराएं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये भी प्रशांत महासागर ही है। तो प्रशांत महासागर में एक जलधारा चलती है, कौन, इधर अलास्का की जलधारा। अब समझने वाली बात यह है कि देखिए, ये जब जलधारा यहाँ से चलती है ना, तो विषुवत रेखा से जब इधर की तरफ चलेगी तो ये होती है उत्तर विषुवतीय जलधारा, और इधर से इधर की तरफ चलती ये होती है दक्षिण विषुवतीय। सभी महासागरों में ये जलधाराएं उत्पन्न होती हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत आपको है नहीं, चाहे उत्तर विषुवतीय जलधारा पूछे और चाहे दक्षिण विषुवतीय जलधारा पूछे, विषुवत का नाम आ गया तो समझ लीजिए वो गर्म जलधारा है। ये तो कोई दिक्कत इसमें है नहीं, ठीक ना। आप किसी भी महासागर की हो, अगर विषुवत जुड़ा है तो वो क्या है, गर्म जलधारा है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। यही जलधारा जब आगे चलती तो इसका प्रसार हो जाता है। तो प्रसार हो जाता है जब यह अलास्का, ये अलास्का क्षेत्र है संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो जब यह अलास्का क्षेत्र में पहुंचती है तो इसको अलास्का जलधारा के नाम से भी जानते हैं। अलास्का जलधारा उत्तर विषुवतीय प्रशांत जलधारा का ही विस्तार होता है, ठीक। फिर यहाँ से एक कैलिफोर्निया जलधारा चलती है, ठीक है। कैलिफोर्निया एक ठंडी जलधारा है, ध्यान दीजिएगा। किस प्रकार की जलधारा है, ठंडी जलधारा है, ठीक ना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, क्लियर है। उसके बाद दक्षिणी प्रशांत महासागर की बात करेंगे तो पेरू के तट पर पेरू जलधारा चलती है। हम्बोल्ट महोदय ने इसकी खोज की थी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हम्बोल्ट जलधारा भी बोलते हैं। यह एक गर्म जलधारा है, ठीक है, और इसी के तट पर अल नीनो की उत्पत्ति होती है। अल नीनो की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। अब अल नीनो क्या होता है, अल नीनो एक गर्म जलधारा आप कह सकते हैं, और जहाँ यहाँ से जो वायु उठती है वो भी बहुत ही क्या होती है, गर्म होती है, ठीक है। जो पहले तो पेरू के तट को पूरी तरीके से गर्म कर देती है और उसके बाद बहुत ज़्यादा बारिश कराती है, ठीक है। और जब यहाँ पर अल नीनो की उत्पत्ति होती है तो अल नीनो की उत्पत्ति के कारण, ठीक है, अल नीनो जब यहाँ पर उत्पन्न होता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पूरे इस इलाके को प्रभावित कर देता है। भारत में आने वाला मानसून क्या होता है, अगर ध्यान दीजिए कि अगर इस अमेरिका को, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका को अगर हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, दक्षिण अमेरिका को अगर हम यहाँ पे बनाएं तो ऐसे बनेगा ना, बताइए, इस तरीके से बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रहा है, अल नीनो उत्पन्न हो रहा है भाई, ठीक है। यहाँ पर प्रशांत महासागर में अल नीनो की, भाई वही चीज़ देखिए बनाए हैं, ऐसे था, अब हम उसको उधर बना दिए, ठीक है। तो अल नीनो की उत्पत्ति हो रही है ना, तो अल नीनो की जब यहाँ पर उत्पत्ति हो गई, यह क्षेत्र बिल्कुल क्या होता है, गर्म क्षेत्र हो गया। पहले तो बहुत तेज ज़्यादा गर्मी यहाँ पड़ती है, उसके बाद भयंकर बारिश होती है। अब बारिश इतनी ज़बरदस्त हो जाती है कि यहाँ पर जितने भी घासें होती हैं, मछलियाँ वगैरह होती हैं, वो सब के सब मर जाती हैं। हाँ, नारियल केला की खेती हो जाती है इस वर्षा की वजह से, ठीक है। चूँकि इसको जो है कि क्रिसमस के बच्चे की धारा भी बोलते हैं, किसको, अल नीनो को। अल नीनो को ही जो पेरू के तट पे उत्पन्न होती है, क्रिसमस के बच्चे की धारा बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत भारी ज़्यादा पहले तो सूखी होती है, फिर बहुत ज़्यादा बारिश करा देती है, ठीक है। अब होता क्यों है, क्योंकि जो क्रिश्चियन लोग होते हैं यहाँ पे क्या करते हैं कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो पूजा करते हैं कि भाई भगवान ईश्वर
प्रदेश को ठंडा करिए, हमें गर्मी से मुक्ति दिलाइए, भारी बारिश कराइए। ठीक है, ये मान्यताएं हैं पुराने ज़माने की कि लोग ऐसा कहते थे। फिर क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्या पड़ती है, भारी बारिश होती है। अब लोग कहते नहीं चाहिए बारिश, ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, होता क्या है यहाँ पे, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब इसकी उत्पत्ति होती है तो यह चूँकि बहुत ही ज़्यादा गर्म है, जब यह चलती है तो पूरे हिंद महासागर में आने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून को भी क्या करती है, सोख लेती है। तो जितना यहाँ कुछ होता है ये सीधा यहाँ से ट्रेवल करके इधर पहुँचता है। यहाँ की जो ठंडगी होती है ट्रेवल करके जो नमी होती है यहाँ पहुँच जाती है। ठीक है, और यहाँ से फिर जब चलती है तो इधर इस वाले क्षेत्र में अब यहाँ से देखिए, अब ये क्या हुआ, यहाँ पर यहाँ से क्या हुआ, उच्च दाब का केंद्र हो गया। तो उच्च दाब का जब केंद्र हो गया तो यहाँ से इधर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, अब चूंकि यहाँ से उच्च दाब का केंद्र था तो यहाँ से इधर की तरफ चला। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ पहुँच नहीं पाता है भाई, यहाँ से कोई ढकेलेगा तभी तो उधर जाएगा वो, तो यहाँ से वो उधर पहुँच नहीं पाता है। और चूंकि इतना ज़्यादा ये गर्म होता है कि इधर की नमी भी इधर चली जाती है। भाई गर्मी होगा तो नमी सोखेगा ना। ठीक है, गर्मी होगा तो नमी सोखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार का केंद्र बनता है कि जो मानसून होता है वो सूख जाता है। तो भारत में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कब, जब अल नीनो की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अल नीनो 3 से 8 साल के दौरान उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, कुछ विद्वान इसको मानते हैं कि 11 सालों पर इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक, तो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अब एक और बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर पड़ता है कौन, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जल धाराओं को हमने आपको क्या किया, बता दिया। अच्छा, इससे संबंधित कुछ और चीज़ें जान लीजिए। अल नीनो की छोटी बहन होती है ला नीना। ठीक है, अल नीनो की देखिए यहाँ पर क्या है, अल नीनो, तो अल नीनो की छोटी बहन कौन है, ला नीना। ठीक है, जब ला नीना चलती है तो मौसम बिल्कुल ठंडा हो जाता है। ठीक है, मौसम बिल्कुल ठंडा हो जाता है और भारी बारिश का कारण बनती है। 1998 में ला नीना इतना ज़बरदस्त उत्पन्न हुआ था कि भारत, चीन, बांग्लादेश सब में बाढ़ आ गया था, इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी। ठीक है, तो उसका कारण क्या था, ला नीना था। ठीक ना, अब ध्यान दीजिए कि जिस प्रकार से, ठीक है, ये संचलन होता है, जिस प्रकार से ये संचलन हो रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं दक्षिणी दोलन। क्या बोलते हैं, यहाँ लिख देते हैं, दक्षिणी दोलन। ठीक है, अगर इसको हम इंग्लिश में लिखें, साउदर्न ऑस्किलेशन। ठीक है, दक्षिणी दोलन। अब दक्षिणी दोलन है क्या भाई, समझ लीजिए कि जब अल नीनो की उत्पत्ति होती है तो जो महाद्वीपों का पश्चिमी भाग है, ठीक है, महाद्वीपों का पश्चिमी जो भाग है वो क्या, एक सेकेंड, खुला रह जाएगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही, देखिए जब अल नीनो की उत्पत्ति होती है तो जो महाद्वीपों का पश्चिमी भाग है वो शुष्क हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से वायुमंडलीय प्रक्रिया चलती है। ठीक है, कि हवाएं शुष्क हो जाती हैं तो महाद्वीपों का जो पश्चिमी भाग है वो शुष्क हो जाता है और पूर्वी भाग में बारिश होती है। तो जितने भी महाद्वीप हैं दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, महाद्वीपों का ये पूर्वी भाग ये खूब बारिश से ग्रसित हो जाता है, लेकिन जो पश्चिमी भाग है, ये वाला भाग, ठीक ना, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये सब क्या होते हैं, शुष्क हो जाते हैं। तो शुष्क होने की वजह से क्या होता है कि इसी को हम बोलते हैं दक्षिणी दोलन, साउदर्न ऑस्किलेशन, इस प्रकार की वायुमंडलीय प्रक्रिया को। ठीक ना, तो ध्यान देना है आपको इसमें। अब कुछ चीज़ें और हैं जिनको समझना है। ध्यान दीजिए कि जब अल नीनो की उत्पत्ति होती है तो इसी को अल नीनो, ठीक है, ENSO, अल नीनो साउदर्न ऑस्किलेशन इसको बोलते हैं। यही है आपका ENSO। एक विद्वान थे जिनका नाम था वाकर। तो वाकर महोदय का नाम याद रख लीजिए, वाकर महोदय ने इसको बताया था सबसे पहले। ठीक है, इस पर विस्तृत अध्ययन किया था, कोई दिक्कत नहीं। कुछ चीज़ें और समझिए। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इरमिंगर जलधारा,
तो इरमिंगर जलधारा जब यही उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का जो एक शाखा होती है जिसका नाम क्या है, इरमिंगर, तो ये भी एक गर्म जलधारा ही है, ठीक ना, इरमिंगर। तो रेनेल और इरमिंगर दोनों क्या है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की जलधाराएं ही है। एक चीज़ और आप समझिए, जब फ्लोरिडा की जलधारा इधर से इधर की तरफ चलती है ना, और यहाँ से चलती है कनारी जलधारा इस साइड से ऐसे, तो कनारी से लेकर के यहाँ तक का एक छोटा सा भाग होता है जिसको गिनी जलधारा के नाम से जानते हैं। इसको भी आप जान लीजिए, गिनी जलधारा के नाम से जानते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा हर एक चीज़। कनारी जलधारा का जो अगला भाग होता है, ठीक है, जो गिनी के तट पे होता है, इसको गिनी जलधारा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना यहाँ पे, यहाँ पर जब ये फ्लोरिडा जलधारा चलती है और यहाँ से ये होती है अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, तो जो उत्तर अटलांटिक प्रवाह होता है तो कनारी की तो यहाँ पर एक जलधारा ऐसे घूमना चालू हो जाती है, तो ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो बताइए कि जो बीच का जो क्षेत्र होगा, इसमें की जो जल होगा, इसमें का जो इस महासागर का जो जल होगा वो बिल्कुल शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा ना। तो होता क्या है कि यहाँ का जल पूरी तरीके से क्या होता है, शांत हो जाता है, ठीक है। और इसी सागर को बोलते हैं सारगैसो सागर, सारगैसो सागर, ठीक है। और चूंकि यहाँ का जल इतना शांत रहता है, इतना शांत रहता है कि यहाँ की सतह पर घासें उगाती हैं, और इस घास को बोलते हैं सारगैसम घास। क्या बोलते हैं, सारगैसम घास, सारगैसम ग्रास। क्लियर हुआ इतना। चूँकि जल शांत होने की वजह से घासें काई जम जाती हैं, तो सारगैसम घास बोलते हैं। इसी के नाम पे सारगैसो सागर उसका नाम भी पड़ा है। चूँकि शांत रहता है, ऊपर से घास आ जाती है, और जल दूसरा ताज़ा जल उससे आके मिल नहीं रहा है, वाष्पीकरण भी ज़्यादा होता है, जो कि विषुवत रेखा के पास में है, इसलिए वाष्पीकरण क्या होता है, अधिक होता है। तो वाष्पीकरण अधिक होने से पूरे अटलांटिक महासागर की अगर हम लवणता लिखेंगे तो 37% लवणता होती है सारगैसो सागर की। मतलब पूरे अटलांटिक महासागर में सबसे ज़्यादा लवणता वाला क्षेत्र यही आपका सारगैसो सागर होता है, यानी कि कैरेबियन सी। ये इधर कैरेबियन सी है, कैरेबियन सी, और इधर क्या है, सारगैसो सागर। यहाँ पर पड़ता है युकाटन, और युकाटन और क्यूबा के बीच में होता है युकाटन जल संधि। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। वर्ल्ड मैप में या जब विश्व भूगोल पढ़ाएंगे तो उसमें ये चीज़ समझ में आएगा। इसमें एक चीज़ आप और समझिए, हमने कहा पछुआ पवन प्रवाह, ये तो जो विषुवत रेखीय जलधाराएं हो गई, व्यापारिक पवनों और पृथ्वी के घूर्णन के कारण इनकी उत्पत्ति हो रही है। लेकिन पवन प्रवाह भी चलते हैं, जैसे कि इधर से इधर की तरफ क्या होता है, पछुआ पवन प्रवाह। पछुआ पवन के कारण जो है कि इस प्रकार की ये जलधाराएं चलती हैं, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। और इधर भी पछुआ पवन प्रवाह चलती है, इस महासागर में भी, हर जगह। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, समझना है। सभी जलधाराओं को आपको नोट कर लेना है, ठीक है। जैसे एक बार देख लीजिए, उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी हैं, फाकलैंड, बेगुएला, लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, कनारी, ठीक ना। उसके बाद अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं ब्राज़ील, दक्षिणी विषुवतीय, उत्तर विषुवतीय, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, इरमिंगर, रेनेल, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। कोई दिक्कत नहीं। हिंद महासागर में आपका है मोजाम्बिक, अगुल्हास, मालागासी, दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी, बस ये सब गर्म जलधाराएं हैं। आपका जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जो जलधारा है, ठंडी जलधारा है। प्रशांत महासागर की बात करेंगे तो क्यूरोशियो यानी कि सुशिमा गर्म जलधारा है, क्यूराइल आयोशियो या कमचटका ठंडी जलधारा है। ओखोष्टक जलधारा भी पाई जाती है, ओखोष्टक का नाम याद रख लीजिए, वो भी क्या है, ठंडी जलधारा है। ध्यान दीजिए, कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा है प्रशांत महासागर की, लेकिन उत्तर विषुवत रेखीय प्रवाह, अलास्का, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा क्या है, गर्म जलधारा है। क्लियर। तो जलधाराओं से इससे बाहर आपसे कहीं नहीं पूछेगा। मैप खूब अच्छा बनाइए और हर एक जलधारा को अच्छे से उस पर लिख लीजिए, ठीक ना, कोई दिक्कत आपको नहीं। मैप में आप देख के समझ सकते हैं, ये अर्जेंटीना वाला भाग है,
तो फाकलैंड की जलधारा अर्जेंटीना तक चलती है, ब्राज़ील की जलधारा विषुवत रेखा से लेकर अर्जेंटीना तक आती है, दोनों आपस में यहीं पे मिल जाती हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ से पश्चिम प्रवाह इसको खींच लेता है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है। तो बस इतना है।